नमस्कार। 12th क्लास। आज का जो वीडियो बनेगा उसमें आपको जो कविताओं से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये पेपरों में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं इसमें कि इसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए कि आपका जो है 90+ जो मार्क्स है वो बन जाएगा आपका। इसमें केवल 2 कविताओं के प्रश्नोत्तर में आपको बता रहे हैं जो अदर इम्पोर्टेंट हैं। उनमें एक कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता आपका शहर से स्वीकार है। इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो तो आपने जो है अपनी कॉपी में कर दिए PDF से, और जो अन्य महत्वपूर्ण हैं जिनके कि अधिकांश पिछले कई सालों से जो है इन प्रश्नों की जो है ये प्रश्न आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है, उनको यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। ध्यान से सुनना और इसको वीडियो को बार बार सुनना, और ताकि वो 1-2 बार सुनने में आपको जो है याद हो जाएगा। इस कविता में जो है कविता के बहाने वाली जो कविता है उस कविता में पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस कविता का जो है प्रतिपाद्य बताइए। इसमें ऐसा भी आ सकता है प्रतिपाद्य लिखिए, कथन कथ्य बताइए, या इसमें क्या संदेश निहित है, या इस कविता का उद्देश्य बताइए। ऐसे इसमें प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर आपको मैं बता रही हूँ कि जो ये कविता है, कविता के बहाने कविता के जो प्रभाव और प्रकाश पर जो है यहाँ पर क्या करती है वो मतलब विशेष इसमें जो है फोकस करती है। कवि के अनुसार कविता का जो फैलाव है वो आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया से भी ऊंचा और विस्तृत है। तो कवि की जो कल्पना है चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। उसकी महक, सुगंध और जो उसका जो आनंद देने की जो क्षमता है वो क्या होती है, फूल से भी अधिक स्थायी और अनंत होती है। उसके आनंद को कभी भी लिया जा सकता है। कविता जो है बच्चों के खेल सी जो है आनंदपूर्ण और भेदभाव रहित होती है। इस कविता में जो है इस कविता की प्रकृति और मनुष्य के सभी सरोकारों को इस कविता में जो है समेटा गया है, और इस प्रकार ये कविता जो है कल्पनापूर्ण है, आनंदपूर्ण है और महान कविता है। ये इसका हो गया आपका प्रतिपाद्य यानी इसका उद्देश्य। दूसरा प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कविता और चिड़िया की तुलना कीजिए। देखो कवि ने कहा कि भाई कविता और चिड़िया दोनों ही बहुत जो है ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। कविता में जो है चिड़िया के संसार तक जाने की जो है और उसकी जो अनुभूतियों को कह पाने की जो शक्ति है उसका वर्णन किया है। और परंतु जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि चिड़िया बेचारी न तो कविता को समझ सकती है और न चिड़िया की जो उड़ान है कविता की उड़ान के बराबर है। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है कि कविता जो होती है वो असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, जबकि चिड़िया की जो है सीमा एक निश्चित गगन बिहारी कहते हैं, आसमान तक की चिड़िया उड़ सकती है। यहाँ पर जो है चिड़िया की लाचारगी व बेचारगी को प्रकट किया है। इसी प्रकार आपका आ जाएगा फूल और कविता की तुलना करनी है। वही बनेगा कि कवि के अनुसार फूल क्या है, ससीम है, वो नश्वर है, क्षण भर के लिए वो खिलता है, महकता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन जो कविता है हमारी वो कविता जो है उसका अर्थ, सौंदर्य, उसका प्रभाव और उसका आनंद जो है क्या होता है, अनंत काल तक जीवित रहता है, इसीलिए वो क्या है, असीम है। ठीक ऐसे और एक है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इसका क्या आशय है, इसमें कवि बताता है कि कविता बच्चों की आनंद परक क्रीड़ा की तरह जो है शब्दों के खेल खेलती है। कवि जो है शब्दों के माध्यम से ही अपने मनोभावों को जो है प्रकट करता है और सौंदर्य की रचना करता है। यह खेल जो है उसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। अगला है कि बच्चों और कविता की तुलना कीजिए।
देखो, यहाँ पर कवि ने बताया कि जिस प्रकार बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, अपने पराये का भेदभाव नहीं होता है, वो अपने पराये का अंतर भूलकर सबको क्या मानने लगते हैं, अपना मानने लगते हैं और अपना मानकर जो है खेलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कविता भी जो है क्या है, उसमें भी मित्र शत्रु का भाव जो है नहीं होता है। कवि को जो है अपने पराये जो है उसमें बिल्कुल भेदभाव कभी नहीं करता है और सारे संसार को अपना मानकर कवि जो है अपने भावों को व्यक्त करता है। और सबको मतलब दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसा नहीं है कि मेरी कविता से वो आनंद लेगा, आनंद प्राप्त करेगा, वो नहीं करे, ऐसा भेदभाव ना कवि के अंदर भी नहीं है। और साथ ही साथ कवि ने कविता में जो है हर घर की कहानी को वर्णित करता है, उसमें ये भेदभाव नहीं है कि वो इस घर को करेगा तो इस घर को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार कवि और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, उनमें जो है भेदभाव की भावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। ये तो थे आपके कविता के बहाने। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शहर से स्वीकारा से भी हैं, तो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनना है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें कवि ने जो है शहर से स्वीकारा। मैंने आपको कविता में भावार्थ बताते समय भी बताया कि कवि ने अपने सुख दुख की जो अनुभूति को जो है शहर से स्वीकारा है। कवि के पास अपनी गर्वीली गरीबी है, अपने जीवन के अनुभव हैं और उसके प्रौढ़ विचार हैं, उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता है और नए भावनाओं का जो बहता हुआ प्रवाह है, अपने प्रिय का प्रेम है, इन सब को कवि ने क्या किया, खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि कवि के पास जो कुछ भी अच्छा बुरा है वह विशिष्ट है और मौलिक है, कैसे और क्यों। तो इसमें देखो, कवि के पास जो कुछ भी अच्छाइयाँ व बुराइयाँ हैं, जैसे उसकी गर्वीली गरीबी है, गहरे अनुभव हैं, प्रौढ़ विचार हैं, व्यक्तित्व की दृढ़ता है, उसके नूतन भावनाएं हैं, ये जो है कवि की कुछ क्या है, अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। कवि की ये सभी बातें जो है विशेष हैं, मौलिक हैं। ये विशेष इसलिए हैं क्योंकि इन सब को कवि ने अपने प्रिय के प्रेम के कारण ही पाया है। ये मौलिक इसलिए है क्योंकि इन भावनाओं को उसने प्रिय के साथ रहते रहते अनुभव किया है। उसने इन सब को अपने जीवन जीते जीते भोगा है, उपलब्ध किया है। अतः ये बनावटी या हवाई नहीं है। अगला प्रश्न इसी में है कि कवि को अपने प्रिय से संवेदनाओं के धरातल पर क्या कुछ मिला। तो क्या मिला, कवि को जो है अपने प्रिय से संवेदनाओं के धरातल पर प्रेम मिला, दुलार मिला, जीवन के गंभीर अनुभव मिले और नित्य जो है नई नई भावनाएं मिली, सुलझे हुए विचार मिले। ये सब उसके प्रिय के प्रेम के कारण ही तो मिला। कवि क्या कहना चाहता है कि उसमें जो कुछ भी जागृत है वो सब प्रिय की ही संवेदना से जागृत, अर्थात कवि का जो संपूर्ण जीवन है वो कवि के प्रिय के प्रेम से ही संचरित होता है। अब अगला है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक घोर अंधकारमयी विस्तृत जो विस्मृति है उसमें खो जाने का दंड कवि क्यों पाना चाहता है। कि इसमें जो है इसके निम्न कारण है। नंबर 1 जो है, अब कवि से जो है अपने प्रिय का जो अत्यधिक प्यार है वो प्यार सहन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, कवि जो है अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाना चाहता है। तीसरा, कवि की आत्मा और संकल्प शक्ति जो है बहुत कमज़ोर हो गई है। चौथा, कवि की जो भविष्य में जो उसे कब अपने प्रिया से जो है बिछोह का जो भय है, उस वजह से भी कवि क्या चाहता है कि एक घोर अंधकारमयी विस्मृति में खो जाना चाहता है। अगला प्रश्न है कि इस कविता में कवि पातालीय अंधेरे की गुहाओं और धुएं के बादलों में लापता होने पर भी संतोष का अनुभव करता है, कैसे कहते हैं आप।
तो इसमें बताया गया कि देखो कवि ने कहा कि मैं भाई वहाँ भी मुझे क्या होगा, मैं वहाँ भी जो है खुश रहूँगा, संतोष से रहूँगा। उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर भी कवि को पूरा विश्वास है कि वहाँ भी उसे अपने प्रिय के प्रेम का सहारा ही मिलेगा। वो अपने नर के दिन अपने प्रिय के सहारे ही जी लेगा। जितना भी कष्ट उसको भोगना होगा, जो भी उसको वहाँ पर परेशानियाँ पीड़ाएं होंगी, उसमें भी जो है प्रिय का ही सहारा उसको मिलेगा। साथ ही साथ उसे अपने कृतज्ञता का भाव से भी जो है मुक्ति मिलेगी। अपने जो प्रिया के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है उससे भी कवि मुक्त हो जाएगा। अब इसमें जो देखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस कविता के आधार पर जो है कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, यानी कवि जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसका वर्णन करना है इसमें। कि कवि का जो व्यक्तित्व था वो क्या था, गंभीरता, विचारशीलता, दृढ़ता, मौलिकता, भावुकता और गर्वीली गरीबी की छाप कवि के जीवन में जो है दिखाई देती थी। कवि जो है गरीब है, लेकिन उसे उस अपनी गरीबी पर भी जो है गर्व है। उसने कभी धन कमाने के लिए कोई भ्रष्टाचार या समझौता नहीं किया होगा। अपने सांसारिक वैभव को अपने विचार वैभव के सामने उसने बिल्कुल क्षीण समझा, तुच्छ समझा। उसे उसने क्या किया, ठोकर मार के किनारे कर दिया। उसे अपनी गंभीर गहरी अनुभूतियों और वैचारिक दृढ़ता पर गर्व रहा होगा। अब अगला है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कवि स्वाभिमानी है, आप कैसे कहते हैं? आंसर इसका होगा कवि स्वाभिमानी है। उन्होंने जो है अपनी गरीबी के प्रति कभी भी लाचारी या दया उपजाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने गरीबी को जो है गर्वीली कहकर अपने स्वाभिमान का परिचय किया है। देखो गरीब थे फिर भी उनको अपनी गरीबी में ही जो है गर्व था। उन्होंने गरीबी की तुलना में अपनी मौलिक जो विचारशीलता है उसको ज़्यादा महत्व दिया। अब अगला है कि कवि का प्रेम संपूर्ण है, दोनों पक्षों में बराबर जो है उसने योग दिया। तो आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे? कवि का प्रेम जो है एकांकी नहीं है, वो जितना समर्पित है उसका प्रिय भी उसके प्रति उतना ही समर्पित है। ऐसा नहीं कि एक तरफा जो है कवि का प्रिय है, ऐसा नहीं है प्रेम है, बल्कि कवि का जितना प्रेम है उतना ही उसके प्रिय का भी प्रेम है। कवि अनुभव करता है कि उसका जो प्रिय है उसके जीवन पर इस तरह छाया हुआ है जैसे कि काली रात में आकाश में चांद खिला रहता है। स्थिति यह है कि वह अपने प्रिय के प्रेम दान को जो है उसकी अधिकता को जो है सहन नहीं कर पा रहा है। उसकी ये चमक जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इधर वह भी जो है उसके प्रति जितना प्रेम उड़ेलता है, अपने प्रिय के प्रति जितना प्रेम उड़ेलता है, वो प्रेम उतना ही बार बार फिर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार जो है कवि की जो प्रेम भावना है वो संपूर्ण है। इसमें प्रेमी प्रिय दोनों, यानी कवि और कवि का प्रिय दोनों का बराबर योगदान है। अब इससे जो ज़्यादा जो प्रश्न उत्तर होंगे उनको आपको दूसरे वीडियो में दिखाया जाएगा।